नमस्कार दोस्तों। चुनाव का दौर जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, सामाजिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां खास तौर पर सक्रिय होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की तरफ कूच करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ से कुछ ना कुछ नई नई बातें निकल कर आएगी। तमाम ऐसी चीज़ों का जिक्र होगा जो पूर्वोत्तर सरकार को वो दोषी करार देंगे और मौजूदा जो सरकार है उसकी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। इसी में से एक खबर सामने आई कि अब जो वहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद के लाउड स्पीकर वहाँ से हटाए जाएंगे क्योंकि लाउड जो है वो अच्छी बात नहीं है इतनी, चूँकि लाउड स्पीकर उसका नाम है और लाउड साउंड उसका होता है, तो ये अच्छी बातें नहीं है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो लाउड स्पीकर वहाँ से उतरेगा वो क्यों ना मौजूदा सरकार के कानों के पास लगा दिया जाए और तमाम EPS 95 के जो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं इनके तरफ से वो आवाज़, जो कि अभी तक उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही है, तो उस लाउड स्पीकर के ज़रिए वो आवाज़ उनको पहुँचाने की कोशिश हो जिसके वो वाकई हकदार है। क्योंकि तमाम आप देख लीजिए कि EPS 95 के लोग जब 8 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक का उनका जो सफ़र रहा है, अब तमाम ऐसे राज्यों को जोड़ने की भी बात हो गई और फिर भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। सरकार इस कदर भी हावी नहीं हो पा रही है कि हम पेंशनरों के लिए, उनके लिए जो सुविधाएँ हैं तो उस सुविधाओं का हम शुरुआत करें। जो एक बेसिक मांग है उनका 7,500 DA और मेडिकल, ये बहुत वर्षों से इसका ये मांग लंबित मांग है जिसको कि इन्हें तुरंत कर देना चाहिए था। और चूँकि अब तो चूँकि महाराष्ट्र से बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं, बड़ी संख्या में पेंशनर हैं महाराष्ट्र के, तो और महाराष्ट्र में ही चुनाव है तो क्यों ना सरकार इसके तरफ जागृत होती है, जो कि तमाम ऐसे उल जलूल चक्करों में पड़ के, हिंदू मुसलमानों के चक्करों में पड़ के जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी सुविधाएं इन पेंशनरों को मिलना चाहिए, इन पेंशनरों की सुविधाओं को दरकिनार करके जो पेंशनर सरकार की तरफ मोबाइल खड़ी है इसी उम्मीद के साथ में कि सरकार हमारा काम ज़रूर करेगा। सरकार जिस तरीके से अपना दावे करती है, वादे करती है कि बिल्कुल ईमानदार सरकार है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ कर जेल के अंदर में हम डाल रहे हैं, तो ये EPS 95 के लोग क्या भ्रष्टाचारी हैं क्या प्रधानमंत्री जी? ये EPS 95 के लोग जो अपने हक और अधिकारों के लिए पैसा मांग रहे हैं, जिन्होंने भरी जवानी में पैसा सरकार के खाते में, EPFO के खाते में जमा किया है, उसको आप यही सज़ा दे रहे हैं क्या? जब उनकी मांग 7,500 DA और मेडिकल की है तो अभी तक उनकी मांग को स्वीकृति क्यों नहीं दी गई है? तमाम ऐसी घोषणाएं आप करते हैं, कितने लाख जो है घर हम बनवा देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम उनको घर बनवा के देंगे। तो पेंशनरों से मैं पूछ रहा हूं कि आप पेंशनर, आपके घर बन गए क्या? प्रधानमंत्री योजना की तरफ से आपका कोई घर बन गया हो, आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल गई हो? और जो अभी हरियाणा के अंदर में इन्होंने 2100 रुपये और 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को खास तौर पर, तो क्या महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसी कुछ बातें हो रही है? और यदि ऐसी बातें हो रही है तो इन EPS 95 पेंशनरों को क्या ऐसा कुछ सौगात मिलने वाला है क्या? ऐसा हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि अभी EPFO से मुलाकात होने का वक्त था, लेकिन अभी वो वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं हो पाया है, वक्त फिक्स नहीं हो पाई है। तमाम ऐसे लोग हैं जो बातचीत करते हैं कि भाई 6 तारीख को EPFO से मुलाकात होनी थी और मुलाकात के बाद शायद कुछ उम्मीदों का पिटारा जो है वो खुलता और फिर उनको एक उम्मीद जगती, झूठे ही सही मगर एक उम्मीद ज़रूर जगती कि उनका काम हो रहा है। तो ऐसी कोई बातें अभी तक सामने नहीं आई है और प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंच से बड़ी बड़ी भाषणाओं के साथ में घोषणाएं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम जो लाडली योजना, लाडली बहन योजना जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कांग्रेस इसको रोकना चाहती है। तो मैं तो कहता हूं कि आप कुछ भी योजनाएं चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन पेंशनरों का जो योजना है EPS 95 स्कीम जो है, इसको आप ज़रूर योजना लागू कर दीजिए। और इनकी जो डिमांड है, मिनिमम पेंशन की जो डिमांड है 7,500 DA और मेडिकल, ये आप इनको कब दे रहे हैं इसका ज़रा प्रस्ताव आप बता दीजिए। और तमाम जो महाराष्ट्र के लोग हमें देख रहे हैं और हमसे बातचीत करते हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ इनकी बातें होती है, सभाएं होती है, तो अपनी बातों को आप लोग ज़रा पुरजोर तरीके से रखिए और उनसे ज़रा पूछिए कि ये जो 10 वर्षों का केंद्र में आप 10 वर्षों से लगातार बैठे हुए हैं और 10 वर्षों से ही हमारा ये संघर्ष चल रहा है, तो
आपके पास जब हम दो बार मुलाकात, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मुलाकात कमांडर अशोक रावत जी के और तमाम एनएसी के लोगों से उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने इस पर खेद भी जाहिर किया कि भाई हमें बहुत ख़राब लगता है कि बुज़ुर्ग लोग, आप लोग जो पेंशन धारी हैं और आप लोगों को अपने पैसों के लिए धरने पर बैठना पड़ता है और अनशन करना पड़ता है। तो वो जो संवेदना है, वो संवेदना कहाँ सुस्त हो गई है, संवेदनाएं कहाँ मर गई है? क्योंकि 10 वर्षों में जितने पेंशनर मर रहे हैं, इतने सारे पेंशनर हमारे मर गए, ख़त्म हो गए यहाँ से, अब उनके पैसों का क्या होगा? क्या इसका जिक्र कभी प्रधानमंत्री बड़े मंच से करते हैं क्या? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर में इतनी बड़ी तादाद में ईपीएस 95 के लोग हैं, सवाल तो बनता है। और वहाँ से इसलिए सवाल बनता है क्योंकि सरकार जब हमेशा घोषणा करती है तो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए यही 3 चीज़ उनके दिमाग में रहता है। तो क्या बुजुर्ग उनके दिमाग से हट गए हैं? बुजुर्गों का अब कोई रोल उनके इलेक्शन में नहीं है क्या? और यदि रोल नहीं है इलेक्शन में तो फिर तो बेकार की बातें करना है इन बुजुर्गों के लिए। जो आप आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, यदि आपको बुजुर्गों की फिक्र है तो आप ये आयुष्मान कार्ड का एक लॉलीपॉप आप उनको दे रहे हैं। लेकिन मैं ईपीएस 95 के लोगों से पूछना भी चाहता हूँ, क्या ये जो आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है इससे आपको कुछ लाभ हुआ है क्या? यदि लाभ हुआ है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हाँ भैया हमको इतना लाभ हुआ है। और इस तरीके तब तो हम सोचेंगे कि चलिए इन 3-4 मांगों में से एक मांग आपकी मान ली गई है, जो 5 लाख रुपये तक का जो ट्रीटमेंट है वो आपका बेहतर से बेहतरीन तरीके से आपका होगा और वो भी मुफ्त में होगा। तो यदि इतने भी बात हो गई है तो हम ये चाहेंगे कि भाई आपकी एक बात तो मान ली गई है, अब 2 बातें और है तो दोनों बातें और भी धीरे धीरे करके मान लिया जाएगा। हालांकि इसमें कितने सारे ऐसे पेंशनर हैं जिसकी मौत हो गई, वो है नहीं, और है भी तो इतने जीर्ण शीर्ण हालत में हैं जो कि 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं हो पा रही है। घर के लोग उनसे खफा हैं, घर के लोग उनको रखने को राजी नहीं हैं, उनके आंखों में पानी है और रोते रोते उनके आंखों के पानी भी सूख गए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस पानी का कुछ इफेक्ट है? वैसे भी महाराष्ट्र के अंदर पानी की बड़ी समस्या है और पानी की समस्या है, और इस समस्या को अभी तक कोई भी सरकारें दूर नहीं कर पाई है। विदर्भ के लोग 38% हैं, 38% लोगों का जो वोट है वो एकमुश्त किसके तरफ चला जाता है? और क्या अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए वो सरकार कटिबद्ध नहीं है क्या? जब सरकार बार बार जाती है बड़े बड़े मंचों से, तो क्या ये सिर्फ हिंदू, मुसलमान और तमाम ऐसी बातों को जोड़ करके सिर्फ आप वोटरों को एक मत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, या फिर ये करना चाहते हैं कि जो वाकई ज़रूरतमंद है उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लगातार जब 10 वर्षों से ईपीएस 95 के लोग संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन वो लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं, और जो लोग रोज नहीं मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, एक ना एक कोई ना कोई आदमी इस देश के अंदर में ईपीएस 95 के, खास तौर पर ईपीएस 95 के पेंशनर, रोज उनकी मृत्यु हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभाव में उनकी मृत्यु हो रही है, उनको पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही है, और ऐसे ही छटपटा करके वो दम तोड़ रहे हैं और इस दुनिया से वो अलविदा हो रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री की संवेदनाएं उसके तरफ है क्या? एक ये बड़ा सवाल है, और जानने की भी कोशिश हम करते हैं। आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख भी सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी का रवैया रहा है, केंद्र सरकार का रवैया रहा है। क्योंकि ये ईपीएस 95 का जो मामला है ये केंद्र सरकार के अधीन में है, और जब इतने दौर की बातचीत हो गई तो हर बार बातचीत में कमांडर अशोक रावत जी से, एनएसी के पूरी टीम से जब बात होती है तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, पीएफओ के जो अधिकारी हैं, वो तो हर 2 साल 3 साल के बाद में वो बदल जाते हैं, लेकिन जो मंत्री हैं वो तो कम से कम 5 साल रहते हैं। तो अब देख लीजिए कि इन 10 साल के अंदर में 2-2, 3-3 मंत्रियों का तबादला हुआ। मंत्री जी आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन पर अभी तक अमली जामा नहीं पहना पाए। मैं तो सीधा 2 टूक सवाल करना चाहता हूँ सभी लोगों से, और सरकार से भी सवाल ये करना चाहता हूँ कि देखिए, यदि इन पेंशनरों का आपको लगता है, कुछ डाउट लगता है, तो पहले तो आप सर्वे करा लीजिए।
कि वाकई इनके पैसे जमा आपके अकाउंट में है भी या सिर्फ ये झूठ की बात करते हैं, झूठ का अनुसरण करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि यदि इनका पैसा आपके अकाउंट में जमा है तो उस अकाउंट का पैसा आप निकाल के इनको एक मुश्त दे दीजिए। यदि आप पेंशन देने के सामर्थ्य में नहीं है, आपको लगता है कि भाई साल दर साल हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमें अन्य चीज़ों से, अन्य जो हम मुफ्त की योजनाएं बांट रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, इसको काटना पड़ेगा और फिर हमको पैसा देना पड़ेगा, तो इनको एक मुश्त पैसा दे दीजिए। आरबीआई के बाद यदि कोई सबसे बड़ा धनवान है तो मेरे ख्याल से वो ईपीएफओ है, क्योंकि ईपीएफओ में इतना पैसा जमा है लोगों के और इतने अनरजिस्टर्ड पैसे हैं वहां पर कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा पेंशन का पैसा कहां है। और बहुत सारे ऐसे ईपीएस 95 के लोगों की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूं, जब तक वो जीवित हैं, अब जब वो खत्म हो गए तो उनका जो पैसा जमा है उन पैसों का क्या होगा, इसका जिक्र अभी तक सरकार के किसी भी मंत्री ने, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स ने अभी तक इसका खुलासा नहीं कर पाया। और ये भी ईपीएस 95 के लोग जानना चाहते हैं। सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में 78 लाख की संख्या में ईपीएस 95 पेंशनर रजिस्टर्ड हैं, आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड है, और कुछ नए लोग, यानी जब हम नए लोगों की गणना करें तो वो करोड़ों में उसकी संख्या चली जाती है, तो इतने ज़्यादा संख्या में रहने के बावजूद भी आप इनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? अब आप कह रहे हैं, मैं आज की ये बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण वहां पे हो रहा है, एक हैं तो नेक हैं कह रहे हैं, तो भाई मैं भी पेंशनरों से यही बात कर रहा हूं कि आप लोग सभी एक हो जाइए, सभी संगठन के लोग एक हो जाइए। जब वो कह रहे हैं, देश के मुखिया कह रहे हैं, देश के चौकीदार कह रहे हैं कि एक हैं तो नेक हैं, तो आप लोग भी जरा संगठन में मजबूत हो जाइए। और तमाम ऐसे संगठन जो ईपीएस 95 के लिए काम कर रहे हैं, क्या सभी एक हो सकते हैं क्या? यदि आप लोग एक हो जाते हैं तब तो फिर प्रधानमंत्री जी को आप बता सकते हैं, भाई आपने कहा था एक है तो नेक है, अब हम लोग सब एक हो गए हैं, चलिए अब हम लोग की नेकी पे हैं, अब आप पैसा मुहैया करा दीजिए। ये तो कोई बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मेन सवाल यह है कि भाई जब पैसा सरकार के खाते में जमा है तो क्या वो सिर्फ 750, 800 या 1000 रुपये ही पाने के हकदार हैं, या फिर जो उनका जीवन शैली है, जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं और जो उनकी मर्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि परिवार में जब 4 लोग रहते हैं तो उनके नाती पोते रिश्तेदार भी होते हैं, उन्हें खुशी के मौक़ों पर या कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर वो अपने बड़ों से उम्मीद करते हैं कि इनका आशीर्वाद हमको मिले। तो और जिसका जिक्र कमांडर अशोक रावत जी अपने भाषण में बार बार इसका जिक्र करते हैं कि पहली पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी से जो मिलान है, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, पहली पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी का जो मिलान है वो कहीं ना कहीं ये सरकार उसको गैप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मिलान नहीं हो पा रहा है। अब सोचिए कि कोई बुजुर्ग हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर कमाया, सरकार के खाते में पैसा जमा किया और इस दिन के लिए ही जमा किया कि जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे तो हमें वो पैसा मिलेगा और फिर हमारा भरण पोषण होगा, और हमारे से जो छोटे हैं नाते नातियाँ पोते पोतियाँ, उनको हम खुशी के मौके पर, बर्थडे के मौके पर या जब उसका जन्म होता है तो उसके मौके पर हम कुछ एक उपहार स्वरूप उनको दें, जो हमारी परंपरा रही है, हमारे भारतीय संस्कृति की यह परंपरा रही है। तो क्या उस परंपरा को मारने की कोशिश हो रही है क्या? एक अलग एंगल से मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप लोग सहमत होंगे हमारी बात से तो हमें जरूर बताइएगा, हमें करेक्ट कीजिएगा कि क्या ये जो पहली पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी के बीच जो एक रिलेशन है, इसको गैप करने की कोशिश कर रहे हैं क्या सरकार, या फिर ऐसी कोई मंशा नहीं है? सरकार की कोई मंशा ही नहीं है ईपीएस 95 के लोगों के लिए, वो कुछ करना ही नहीं चाहती है, सिर्फ आश्वासन दे रही है। और ये आश्वासन का दौर कितने साल तक चलेगा? उन लोगों को भी आपने आश्वासन दिया है जिनकी मृत्यु हो गई, आपसे मुलाकात और अनशन आंदोलन करते करते उनकी मृत्यु हो गई, और कितने जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनकी मृत्यु हुई है कि उनके पास अपने कफन तक के पैसे नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बात मैं आपसे बोल रहा हूँ दर्शकों, ये सब आपके और हमारे दोनों के घरों से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। तमाम ऐसे चीज़ों का जिक्र, चूँकि इस भारतवर्ष में हम लोग रह रहे हैं और एक एक चीज़ों का जिक्र, जो हम लोग सभी परिवार के लोग हैं और आप लोग जितने भी लोग हमें देखते हैं सभी एक परिवार के नाते हमें देखते हैं। तो और मैं आपकी आवाज़ को मुखरता के साथ में उठाने की भी कोशिश करता हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुँचे, और ये आवाज़ पहुँच रही है। आप यकीन मानिए,
आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, उनके कानों में डुगडुगी बजनी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र का रुख उन्होंने किया है। क्या पता वहाँ पर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, क्या पता वहाँ से कुछ EPS 95 पेंशनों के लिए कुछ ऐसी बात हो जाए। और एक बड़ी संख्या में आप लोग वहाँ पर हैं, EPS 95 के लोग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है पूरे गौर से आप उनकी भाषणों को सुनेंगे और हमारी बातों पर भी आप लोग सोचेंगे। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की जो है अलगाववाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि जनमानस किस तरीके से बेकदरी इसकी हो रही है, किस तरीके से बुजुर्गों का अपमान हो रहा है। यदि कोई बुजुर्ग आज 70 साल 80 साल के उम्र में प्रदर्शन करने के लिए आए, अपने हक और अधिकार मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़े, महाराष्ट्र के बुल्डाना में आकर के अपना डेरा जमा देना पड़े, उनको खाने को पैसे नहीं हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं, उनके अच्छे चिकित्सा के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है। और ऐसे सुविधाओं का जिक्र तमाम प्रधानमंत्री जी बार बार करते हैं, केंद्रीय मंत्री बार बार करते हैं। वो जब भाषण देते हैं तो वो निर्धन की बात करते हैं, वो गरीबों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरी यही आपसे गुजारिश है, इन EPS 95 पेंशनों से गरीब कोई नहीं है। ये दिल्ली तक आने का इनके पैकेट में पैसे नहीं होते, ये इनका अदम्य साहस है। ये साहस का फलसफा है कि जिसके वजह से ये लोग प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं। आप प्रदर्शन करने पर इनको मजबूर कर रहे हैं। यदि आपने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं और चंद घंटों में, चंद दिनों में आपने ये फैसले लिए हैं, तो क्या ये EPS 95 के हक अधिकारों के लिए आप ये फैसला नहीं ले सकते? और इसमें आपका कुछ जाना नहीं, ये इनका खुद का पैसा है। इनके खुद के पैसे को देने में आप इतनी देर कर रहे हैं। जब इनकी आयु ही नहीं रहेगी, जब ये जीवित ही नहीं रहेंगे, तो उन पैसों का क्या होगा? डुगडुगी बजाएंगे, घंटी बजाएंगे? कुछ तो शर्म कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।